हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बूस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में, जो कि हाल ही में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को 2024-25 के लिए पेश किया। इस नोट में 2023-24 के वास्तविक आंकड़े असंबद्ध अनंतिम वास्तविक आंकड़े हैं। तो आइए जानते हैं बजट की मुख्य बातें। पहला हमारा एक्सपेंडिचर। सरकार द्वारा 2024-25 में 48,20,512 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है, जो 2023-24 में वास्तविक व्यय से 8.5% अधिक है। ब्याज भुगतान कुल व्यय का 24% और राजस्व प्राप्तियों का 37% है। दूसरा, रिसिप्ट्स यानी इसकी प्राप्तियां। 2024 से 25 में प्राप्तियां उधार के अलावा 32,07,200 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2023-24 में प्राप्तियों से 15% अधिक है। कर राजस्व, जो प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा है, उसमें भी 2023 से 24 में प्राप्तियों की तुलना में 11% की वृद्धि होने की उम्मीद है। तीसरा है जीडीपी। सरकार ने 2024 से 25 में 10.5% की नाम मात्र जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, यानी वास्तविक विकास और मुद्रास्फीति। चौथा, डेफिसिट यानी घाटा। 2024 से 25 में राजस्व घाटा जीडीपी के 1.8% पर लक्षित है। यह 2023 से 24 में जीडीपी के 2.6% के वास्तविक राजस्व घाटे से कम है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.9% पर लक्षित है, जो 2023 से 24 में जीडीपी के 5.6% के वास्तविक राजकोषीय घाटे से कम है। आइए एक नज़र डालते हैं सरकार की नई योजनाओं पर। नई योजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को 62,593 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह आवंटन पूंजीगत व्यय के लिए है तथा कुल पूंजीगत व्यय का 6.8% है। तो आइए जानते हैं मेन टैक्स प्रपोजल फाइनेंस बिल में, यानी कि वित्त विधेयक में मुख्य कर का प्रस्ताव के बारे में। पहला, नई आयकर व्यवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन न्यू इनकम टैक्स रेजिम। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कर स्लैब में संशोधन किया गया है, जिसे हम टेबल 1 के माध्यम से समझ सकते हैं। टेबल 1 के माध्यम से हमको ये जानकारी मिल पा रही है कि हमारे बढ़ते आय के हिसाब से हमारे टैक्स में भी वृद्धि होगी। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। पारिवारिक पेंशन से कटौती भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान वेतन के 14% तक कर कटौती योग्यता होगा, जो कि पहले 10% तक था। दूसरा, पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंड की इकाई संपत्ति, सोना और अन्य गैर सूचीबद्ध परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए इंडेक्सेशन को हटा दिया जाएगा। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 2 वर्षों तक रखा जाना चाहिए। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंडों और व्यावसायिक ट्रस्टों से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए छूट सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की जाएगी। शेयर की खरीद को लाभांश के बराबर माना जाएगा। तीसरा है प्रतिभूति लेन देन कर, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। प्रतिभूति बाजार में विकल्पों की बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रतिभूति लेन देन पर कर विकल्प प्रीमियम के 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% किया जाएगा और वायदा की बिक्री पर लगाया जाने वाला कर ट्रेडिंग मूल्य के 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% किया जाएगा। चौथा, स्रोत पर कर कटौती यानी कि टीडीएस। बीमा कमीशन के भुगतान, जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान, किराए के भुगतान और कमीशन या ब्रोकरेज के भुगतान जैसी कई मुद्दों के लिए स्रोत पर कटौती की दर 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है।
ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ई कॉमर्स प्रतिभागी को बिक्री की आय के भुगतान पर TDS 1% घटाकर 0.1% किया जाएगा। पांचवा है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024। कर संबंधी विवादों के निपटारे के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। इसमें कर राशि पर विवादित ब्याज या जुर्माने के भुगतान में उदारता का प्रावधान है। छठा है हमारा समतुल्य शुल्क यानी इक्वलाइजेशन लेवी। किसी अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए प्राप्त आय का 2% समतुल्यकरण शुल्क 1 अगस्त 2024 से लागू नहीं होगा। सातवां सीमा शुल्क में परिवर्तन यानी चेंज इन कस्टम ड्यूटी। कई वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क दरों में बदलाव किया गया है। इसे निम्न वस्तुओं के लिए घटा दिया गया है, जैसे कि पहला सोना और चांदी, दूसरा है मोबाइल फ़ोन और उनके चार्जर एडाप्टर, कपड़ा, इस्पात और पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सोलर ग्लास जो कि सोलर सेल या मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग किया जाता है और कुछ रसायनों के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। आठवां एंजल टैक्स। आयकर अधिनियम में गैर सूचीबद्ध कंपनियों पर उनके शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक धन प्राप्त करने पर कर लगाने का प्रावधान है। यह प्रावधान लागू नहीं होगा। नौवां है हमारा विदेशी संपत्तियों का खुलासा। काला धन अधिनियम 2015 में विदेश में रखी गई संपत्तियों की घोषणा न करने पर दंड का प्रावधान है। यह 20 लाख रुपए तक की चल संपत्तियों पर लागू नहीं हो। बेनामी लेन देन में छूट। बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 बेनामीदार और लाभार्थी मालिक को समान रूप से दोषी बनाता है। बेनामीदार को सरकारी गवाह बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छूट प्रदान करने का प्रावधान किया जा रहा है। जानते हैं इस पॉलिसी के से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। पहला है रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। रोजगार को बढ़ावा देने और कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की गई। इनमें निम्नलिखित हैं। EPFO में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का वेतन समर्थन। दूसरा है हमारा विनिर्माण क्षेत्र में कर्मचारी नियोक्ताओं को उनके EPFO अंशदान के लिए प्रोत्साहन। और तीसरा है 2 साल के लिए प्रति नए कर्मचारी नियोक्ता EPFO अंशदान के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रतिपूर्ति। दूसरा है कौशल यानी स्किल। 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने की योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत उद्योग की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की एक और योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत लाभार्थी को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियां अपने CSR फंड से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% वहन कर सकती है। तीसरा है राज्यों को सहायता। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाएगी। इस वर्ष नई राजधानी के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चौथा है हमारा MSME। विनिर्माण क्षेत्र में MSME के लिए ऋण गारंटी योजना की घोषणा दी गई है। यह बिना किसी संपार्श्विक या गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए सावधि ऋण की सुविधा प्रदान करेगा। 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवर प्रदान करने के लिए एक स्व वित्त पोषण गारंटी कोष का गठन किया जाएगा। जिन उद्यमियों ने पहले ऋण लिया है और उसका भुगतान किया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। पांचवा हमारा ऊर्जा यानी एनर्जी। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले उद्योगों के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसमें उनके लिए उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र में सहयोग से परमाणु ऊर्जा में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए निवेश किया जाएगा। छठा कृषि यानी एग्रीकल्चर। उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल फसलें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा कृषि अनुसंधान सेटअप की समीक्षा की जाएगी। प्रमुख उपभोग केंद्रों के निकट सब्जी उत्पादन,
क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी। 7वां शहरी और ग्रामीण विकास। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजना तैयार की जाएगी। उच्च स्टाम्प शुल्क लगाने वाले राज्यों को उन्हें कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और महिलाओं द्वारा संपत्ति खरीदने के लिए उन्हें और भी कम किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं 2023 से 24 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 2024-25 के बजट अनुमान। पहला देखते हैं कुल व्यय। सरकार द्वारा 2024-25 में 48,20,512 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। यह 2023 से 24 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 8.5% की वृद्धि है। राजस्व व्यय में 6.2% और पूंजीगत व्यय में 17.1% की वृद्धि का अनुमान है। पेंशन, रक्षा व्यय, सब्सिडी और प्रमुख योजनाओं जैसे मनरेगा, जल जीवन मिशन और पीएम किसान को 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों के बराबर आवंटित किए जाने के कारण राजस्व व्यय वृद्धि को नियंत्रित रखा गया है। कुल प्राप्तियां 32,07,200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023 से 24 के वास्तविक आंकड़ों से 15% अधिक है। इन प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को उधारी द्वारा पाटा जाएगा, जिसका बजट 16,13,312 करोड़ रुपए है, जो 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों से 2.4% कम है। दूसरा, राज्यों को हस्तांतरण। केंद्र सरकार 2024 से 25 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23,48,980 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगी, जो 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों से 11.9% अधिक है। राज्यों का हस्तांतरण में केंद्रीय करों और 11,01,769 करोड़ रुपए के अनुदान के विभाज्य पूल में से 12,47,211 करोड़ रुपए का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।